वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फार्मेसी का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एचपीआई। एचपीआई का फर्स्ट वॉल्यूम कब पब्लिश किया गया? एचपीआई का पूरा नाम है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया का फर्स्ट वॉल्यूम जो है 1971 में पब्लिश हुआ। ठीक है, तो अब टोटल जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया का टोटल 10 वॉल्यूम है और 10 वॉल्यूम में कब पब्लिश किया गया वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो पब्लिश हुआ है 1971 में और इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 180। सेकेंड वॉल्यूम आया है 1974, इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 100। थर्ड आया है 1978, इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 105। फोर्थ था 1984, इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 107। फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ एचपीआई जो पब्लिश हुआ था वो 1987 और इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 140। सिक्स वॉल्यूम जो था 1990 में और इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 104। सेवेंथ वॉल्यूम जो आया था 1999 में, इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 105। एट वॉल्यूम 2000 ईस्वी में आया, इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 101। नाइन्थ वॉल्यूम जो आया था 2006 में आया था और इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 110। टेंथ वॉल्यूम जो आया था 2013 में और इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 101। इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग बार बार रिपीट करके, 71, 74, 78, 84, 87, 90, 99, 2000, 2006 और 2013। और मोनोग्राफ को 180, 100, 105, 105 में 2 जोड़ दिए तो 107, 107 का दूना, 7 का दूना किए तो 104, 104 के लास्ट में 4 है तो फिर 104 हो गया, फिर 105 हो गया, फिर 100, 101, 100 और 101। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में नंबर ऑफ मोनोग्राफ कितना था? 180 था। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ एचपीआई पब्लिश हुआ था 1974 में। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन सेकेंड वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 100। फिफ्थ वॉल्यूम जो है वो 1987 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 114। फिर फिफ्थ नहीं है, थर्ड वॉल्यूम था। ठीक है, ये है थर्ड वॉल्यूम। थर्ड वॉल्यूम ऑफ एचपीआई है 1978 में। ठीक है, 1978 और इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 105। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन थर्ड वॉल्यूम तो 105। वॉल्यूम 4 ऑफ एचपीआई वाज पब्लिश्ड इन। 4 वॉल्यूम जो था वो 1984 में पब्लिश हुआ, इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ था 107। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन फोर्थ वॉल्यूम तो फोर्थ वॉल्यूम में 107 था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में तो कितना था? 180, फिर 100, फिर 105, 107, 114, 104, फिर 105, फिर 101, 100 और 101। इस तरह से याद कर सकते हैं। ये फर्स्ट वॉल्यूम का था। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और ये 10th वॉल्यूम का। फिफ्थ वॉल्यूम में कितना था? तो वॉल्यूम फिफ्थ ऑफ एचपीआई वाज पब्लिश्ड इन। तो फिफ्थ वॉल्यूम जो था वो पब्लिश हुआ था 1987 में और इसमें मोनोग्राफ था 114।
Number of monograph in fifth volume तो 114. Volume 6 of HPI was published in तो 1900 में, ठीक है, 1990 में, 1990 में। तो ये ईयर कैसे याद किए थे? 1971, फिर 74, 78, 84, फिर 87, 90, 99, 2000, 2006 और 2013। 71, 74, 78, 84, 87, 90, 99, 2000, 2006 और 2013। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 6 में कितना मोनोग्राफ था? तो 104। वॉल्यूम 7 ऑफ HPI was published in, वॉल्यूम 7 जो पब्लिश हुआ था 1999 में। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन 7 में कितना मोनोग्राफ था? तो 105। वॉल्यूम 8 ऑफ HPI was published in, तो वॉल्यूम 8 जो है से पब्लिश हुआ था 2000 में, ठीक है। तो 1971, 74, 78, 84, 87, 90, 99, 2000, 2006 और 2013। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन वॉल्यूम 8, वॉल्यूम 8 में कितना मोनोग्राफ था? तो वॉल्यूम 8 में मोनोग्राफ की संख्या था 101 था। वॉल्यूम 9 ऑफ HPI वाज पब्लिश्ड इन, वॉल्यूम 9 कब पब्लिश हुआ था? तो वॉल्यूम 9 जो था 2006 में। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन वॉल्यूम 9 ऑफ HPI तो 100। वॉल्यूम 10 ऑफ HPI वाज पब्लिश्ड इन, 10 कब पब्लिश हुआ? तो 2013 में। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन वॉल्यूम 10, वॉल्यूम 10 में नंबर ऑफ मोनोग्राफ कितना था? तो 101। होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कोडेक्स इज ए डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एलोपैथिक ड्रग, होम्योपैथिक ड्रग तो होम्योपैथिक ड्रग। होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कोडेक्स कंटेन मोनोग्राफ ऑफ हाउ मेनी मेडिसिन। तो सबसे पहले समझते हैं मोनोग्राफ क्या है, ठीक है। तो मोनोग्राफ क्या है? फार्माकोपिया जो बुक है उस बुक में हर एक मेडिसिन के लिए उसके निर्देश और जानकारी दी जाती है, ठीक है, उसी को मोनोग्राफ कहा जाता है। मोनोग्राफ क्या है? तो फार्माकोपिया बुक में हर एक दवा के लिए उसका डिटेल जानकारी रहता है, उसी को कहते हैं मोनोग्राफ। मतलब कि जैसे दवा कैसे चुना गया है, कैसे उसको बनाया गया है, ठीक है, उसको कैसे शुद्ध किया गया है, ये सब मोनोग्राफ में लिखा रहता है। तो होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कोडेक्स कंटेन मोनोग्राफ ऑफ हाउ मेनी मेडिसिन? तो 945। Out of 945 medicine homeopathic pharmaceutical codex, how many have revised twice? तो 6 मेडिसिन को रिवाइज किया गया था ट्वाइस। Out of 945 medicine homeopathic pharmaceutical codex, how many have been revised once? तो 171 मेडिसिन को एक ही बार रिवाइज किया गया था और 6 मेडिसिन को ट्वाइस रिवाइज किया गया था। अब फिजिकल बैलेंस से कुछ क्वेश्चन है। फार्मास्यूटिकल एपरेटस, फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड फॉर बैगिंग, फिजिकल बैलेंस का यूज कहाँ होता है? तो लार्ज क्वांटिटी विदाउट फाइनल एक्यूरेसी। फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड फॉर बैगिंग लार्ज क्वांटिटी विदाउट फाइनल एक्यूरेसी। और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्लास पैन बैलेंस का, ग्लास पैन बैलेंस।
पॉइजनस सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं हॉर्न पेन का, पेन बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस इज यूज फॉर, एनालिटिकल बैलेंस इज यूज फॉर, एनालिटिकल बैलेंस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो ग्रेट एक्यूरेसी के लिए, फॉर ब्रेकिंग ग्रेट एक्यूरेसी। एनालिटिकल बैलेंस हैज एक्यूरेसी, एनालिटिकल बैलेंस का जो एक्यूरेसी होता है 0.5 से लेके 0.1 मिलीग्राम तक होता है। केमिकल बैलेंस इज यूज फॉर, केमिकल बैलेंस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो एक्यूरेट बैगिंग के लिए, एक्यूरेट बैगिंग। तो अब सारा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फिजिकल बैलेंस का हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, फिजिकल बैलेंस का यूज होता है लार्ज क्वांटिटी विदाउट फाइनल एक्यूरेसी, लार्ज क्वांटिटी विदाउट फाइनल एक्यूरेसी। फिजिकल बैलेंस का यूज कहाँ करते हैं, लार्ज क्वांटिटी विदाउट फाइनल एक्यूरेसी। ब्रास पेन का यूज करते हैं फॉर सर्विंग प्रिस्क्रिप्शन, ब्रास पेन का यूज होता है फॉर सर्विंग प्रिस्क्रिप्शन। ग्लास पेन का यूज होता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एंड कॉस्टिक सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक एंड कॉस्टिक सब्सटेंस का यूज होता है ग्लास पेन के लिए। हॉर्न पेन का यूज होता है फॉर बेगिंग मिल्क, शुगर एंड पॉइजनस सब्सटेंस, फॉर बेगिंग मिल्क, शुगर एंड पॉइजनस सब्सटेंस के लिए हॉर्न स्पैचुला, हॉर्न पेन का यूज करते हैं। केमिकल बैलेंस का एक्यूरेट बेगिंग के लिए और एनालिटिकल बैलेंस का यूज करते हैं ग्रेट एक्यूरेसी के लिए। तो हॉर्न पेन इज यूज फॉर, हॉर्न पेन इज यूज फॉर मिल्क, शुगर एंड पॉइजनस सब्सटेंस, मिल्क, शुगर एंड पॉइजनस सब्सटेंस के लिए। ब्रास पेन आर यूज फॉर, ब्रास पेन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ब्रास पेन का यूज करते हैं सर्विंग प्रिस्क्रिप्शन, तो सर्विंग प्रिस्क्रिप्शन। ग्लास पेन आर यूज फॉर, ग्लास पेन का यूज करते हैं हाइग्रोस्कोपिक एंड कॉस्टिक सब्सटेंस के लिए, हाइग्रोस्कोपिक एंड कॉस्टिक सब्सटेंस। मोटर एंड पिस्टल इज जनरली मेड अप ऑफ, मोटर एंड पिस्टल जो होता है सिर्फ पोर्सिलिन का बना होता है। आयरन मोटर एंड पिस्टल इज यूज्ड, आयरन मोटर पिस्टल का यूज होता है पोलराइजिंग हार्ड सब्सटेंस लाइक सीड ऑफ नक्स वोमिका एंड सवाडिला। आयरन मोटर एंड पिस्टल का यूज होता है पोलराइजिंग हार्ड सब्सटेंस लाइक सीड ऑफ नक्स वोमिका एंड सवाडिला। ग्लास मोटर पिस्टल का जो होता है मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए, ग्लास मोटर पिस्टल का जो होता है मर्क्यूरियल प्रिपरेशन, और मर्क्यूरियल प्रिपरेशन करने के बाद उसको हम लोग वॉश करते हैं HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से वॉश करते हैं और साथ ही साथ डिस्टिल वाटर से। ग्लास मोटर एंड पिस्टल का यूज हम लोग करते हैं मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए, और मर्क्यूरियल प्रिपरेशन करने के बाद उसको हम लोग वॉश करते हैं HNO3 और डिस्टिल वाटर से। आफ्टर मर्क्यूरियल प्रिपरेशन मोटर एंड पिस्टल शुड बी वॉश्ड विथ, तो नाइट्रिक एसिड, ये है HNO3। इनसाइड मोटर एंड पिस्टल, मोटर एंड पिस्टल के अंदर कैसा होना चाहिए, तो ग्राउंड एंड अनग्लेज्ड, ग्राउंड एंड अनग्लेज्ड। स्पैचुला इज मेड अप ऑफ, स्पैचुला जो होता है वो किस चीज का बना होता है, तो हॉर्न का होता है, बोन का भी होता है, इवोरी, पोर्सिलिन, स्टेनलेस स्टील और ग्लास का होता है। स्पैचुला किससे बना होता है, हॉर्न, बोन, इवोरी, पोर्सिलिन, स्टेनलेस स्टील और ग्लास का। हॉर्न स्पैचुला इज यूज फॉर, हॉर्न स्पैचुला का यूज कहाँ होता है, तो सॉलिड हार्ड रबर
solid hard rubber or horn spatula is used for corrosive substance. तो हॉर्न स्पैचुला का यूज होता है कोरोसिव सब्सटेंस के लिए। स्टेनलेस स्टील स्पैचुला, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला का यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है लूजन पाउडर मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसचुरेशन। लूजन पाउडर मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसचुरेशन सही है। फॉर बेकिंग ऑफ पाउडर ये भी सही है, फॉर बेकिंग पाउडर ये भी सही है। और फॉर वाइंटमेंट्स के लिए भी, लेकिन इसमें ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिर्फ ये लिखा है ओनली फॉर वाइंटमेंट, नहीं तीनों के लिए होता है। ये होता है टू लूजन पाउडर मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसचुरेशन, ठीक है। स्टेनलेस स्टील स्पैचुला का यूज होता है ट्रांसचुरेशन के वक्त जो पाउडर मटेरियल होता है उसको लूज करने के लिए, बेकिंग ऑफ पाउडर को बेकिंग करने के लिए, और वाइंटमेंट को बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें तो सी होगा, लेकिन इसका ऑप्शन ए, बी और डी रहता तो ये हो जाता। सॉलिड हार्ड और हॉर्न स्पैचुला इज यूज्ड फॉर कोरोसिव सब्सटेंस। After washing mortar pestle and spatula, Hahnemann advised to put them in. मोटर पिस्टल और स्पैचुला को वॉश करने के बाद हनीमैन जो है वो एडवाइस दिए हैं कि उसको हम लोग आफ्टर वॉशिंग मोटर पिस्टल एंड स्पैचुला, हनीमैन एडवाइस टू पुट देम इन बॉइलिंग वाटर फॉर हाफ एन आवर। बॉइलिंग वाटर फॉर हाफ एन आवर, अगर बॉइलिंग वाटर में अगर रखना है तो उसको हाफ एन आवर के लिए रखना होगा। वाटर फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। और अगर कोल्ड फायर एक्सपोज टू ग्लोइंग हीट, क्या कोल्ड फायर एक्सपोज टू ग्लोइंग हीट में रखना है। COLD, cold fire exposed to glowing. Before use of glass porcelain mortar, Hahnemann advised its bottom to be dulled previously by rubbing with fine moist sand. Sedimentation is the process of silting down of heavier particles when it is allowed to stand for some time. So first option होगा। Decantation is the process of slowly and carefully pouring out liquid from one vessel to another without disturbing the sediment. Filtration is a physical process of separation of liquid from substance insoluble in that liquid with the help of a filter medium. तो true है। Evaporation is the simple process of removing liquid slowly from a solution. यही 47 जो है एक्सिकेशन is a method of drying away of the moisture content or water of crystallization of solid substance by heating it strongly। देखिए
अब इस दोनों में अंदर समझते हैं हम लोग इस एक्सीकेशन क्या होता है। एक्सीकेशन में क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्राइंग अवे ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, किसी चीज के अंदर अगर मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, तो उसको स्ट्रांगली हिट करके उसमें का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सीकेशन कहलाता है। Distillation is the process of converting liquid into gas and condensing gas back into the liquid by heating strongly, ठीक है। तो 48 का हो जाएगा ये converting liquid into gas, ये distillation। Fractional distillation is a method used for separating mixture of several liquid of different boiling point, here true। Sublimation is the process of converting the solid into vapor and condensing the vapor back into the solid. It is used for purification of iodine, camphor, naphthalene, sulfur, ammonium chloride, benzoic acid। Desiccation is the process of removing water from the substance at moderate temperature। देखिए डेसिकेशन में क्या होता है कि वाटर सब्सटेंस को रिमूव करना किसी भी मटेरियल से, तो इसमें जो टेम्परेचर देते हो मॉडरेट, लेकिन एक्सीकेशन में जो था टेम्परेचर वो स्ट्रांगली था, ठीक है। एक्सीकेशन में क्या था, डेसिकेशन में मॉडरेट है डेसिकेशन, और एक्सीकेशन में क्या है, स्ट्रांग हीट करना है। एक्सीकेशन में तो स्ट्रांग हीट। तो ये prescription is the process of separating a solid from its solution by the aid of prescription is the process of separating a solid from its solution by the aid of, तो ये हो जाएगा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, फिजिकल और केमिकल एक्शन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ, तो डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग सेपरेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, वो भी डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे शुगर है, ठीक है, चीनी का जो दाना होता है वो क्रिस्टल फॉर्म है। Porcelain basin is used for evaporation of liquid at high temperature, sublimation, और फिर है क्या, both A and B, तो both A and B। Crucible is made up of, क्रूसिबल किस चीज का बना होता है, तो क्रूसिबल जो होता है बना होता है पोर्सिलीन या सिलिका का, पोर्सिलीन या सिलिका। Crucible is used for drying hard substance in a small amount at higher temperature। ये हो गया, ट्रू हो जाएगा। For the preparation of hyper sulfur, Heinemann mix the part of tin, finally powder of oyster shell, and pure whale mashed flour of sulfur in the ratio of 1:1। Yeah, true। अल्कोहोलोमीटर इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग, अल्कोहोलोमीटर का यूज कहाँ होता है, तो अल्कोहोलोमीटर का यूज होता है स्ट्रेंथ पता करने के लिए, ठीक है। अल्कोहोलोमीटर का यूज होता है स्ट्रेंथ पता करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल बाय वेट या परसेंटेज अल्कोहल बाय वेट। लैक्टोमीटर का स्पेसिफिक, लैक्टोमीटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, ठीक है। तो लैक्टोमीटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1.015 से लेके 1.04 होता है। लैक्टोमीटर इज ग्रेजुएटेड फॉर डिफिनिट टेम्परेचर, लैक्टोमीटर जो है वो 16 फ़ारेनहाइट पे अच्छे से वर्क करता है। 60 फ़ारेनहाइट। हाइड्रोमीटर इज यूज फॉर, हाइड्रोमीटर का यूज कहाँ पे होता है, तो रैपिड डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। हाइड्रोमीटर का यूज होता है अगर
स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी हमको रैपिड पता करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोमीटर। पिक्नोमीटर इज ऑलवेज हेल्ड इन नेक एंड नेवर बाय बल्ब। ठीक है, पिक्नोमीटर को हमें कभी भी कहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए, तो इन नेक एंड नेवर बाय बल्ब, मतलब बल्ब से कभी भी नहीं पकड़ना है, जब भी पकड़ना है तो नेक से पकड़ना है। और पिक्नोमीटर का यूज किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करने के लिए। स्पेसिफिक किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करने के लिए पिक्नोमीटर का यूज होता है, और कभी भी हमें इसे बल्ब से नहीं पकड़ना है। पिक्नोमीटर इज यूज फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एंड ग्रेनुलर सॉलिड। ग्लास रिटोर्ट इज यूज्ड, ग्लास रिटोर्ट का यूज कहाँ होता है, तो डिस्टिलेशन फ्लास्क के रूप में। और हैनीमैन जो है, हैनीमैन यूज ग्लास रिटोर्ट, हैनीमैन जैसे ग्लास रिटोर्ट को यूज किए थे कॉस्टिकम मेडिसिन प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने के लिए। हैनीमैन जो है ग्लास रिटोर्ट का यूज किए थे प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम मेडिसिन। ग्लास यूटेंसिल आर वॉश्ड विथ, ग्लास यूटेंसिल को वॉश कैसे करना है, तो सबसे पहले कोल्ड वाटर से, फिर उसको कोल्ड वाटर एंड हार्ड ब्रश, सबसे पहले क्या करना है, कोल्ड वाटर एंड हार्ड ब्रश, उसके बाद हॉट वाटर एंड सॉफ्ट ब्रश। पहले हार्ड ब्रश का यूज करना है, उसके बाद ही सॉफ्ट ब्रश का यूज करना है, ठीक है। और फिर इसको ड्राई करना है हायर टेम्परेचर पे। आफ्टर मर्क्यूरियल प्रिपरेशन यूटेंसिल शुड बी वॉश, मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के करने के बाद यूटेंसिल को वॉश करना है HNO3 से, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड डिस्टिल वाटर। Glass and bottle once used for a particular tincture or potency should not be used for the other preparation, तो true। रिमूवल ऑफ डर्ट एंड स्टेन, अगर डर्ट और स्टेन को रिमूव करना है ग्लास से तो हमको यूज करना होगा एसिड को, तो HCl यूज कर सकते हैं, HNO3 यूज कर सकते हैं, K2CR2O7 यूज कर सकते हैं, और H2SO4, ये सारा क्या है, तो एसिड। अगर स्टेन को हटाना है ग्लास से, स्टेन और डर्ट को हटाना है तो हमको एसिड यूज करना होगा। रिमूवल ऑफ ग्रीसी और ऑयली मटेरियल, ग्रीसी या ऑयली मटेरियल को अगर हमको रिमूव करना है तो हमें यूज करना होगा मिथलेटेड स्पिरिट, क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन। मिथलेटेड स्पिरिट, क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन। यूटेंसिल मेड ऑफ पोर्सिलीन scalded with boiling water and dry at higher temperature, तो जो यूटेंसिल पोर्सिलीन का बना होता है उसको हमें बॉइलिंग वाटर से क्या करना है, तो धोना है और फिर उसको हाई टेम्परेचर पे ड्राई करना है। कॉशन ऑफ मेटेलिक वेसल, मेटेलिक वेसल को कभी भी हमें एसिड से वॉश नहीं करना है, तो बात सही है, ट्रू है। क्वेश्चन फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल मेड अप ऑफ हॉर्न, अगर हॉर्न का बना हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग को कभी भी वॉश नहीं करना है हॉट वाटर से और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3। देखिए फिर से बोलते हैं, अगर मेटेलिक वेसल है तो उसको कभी भी एसिड से वॉश नहीं करना है, क्योंकि मेटल और एसिड रिएक्शन कर जाएगा। अगर हॉर्न का बना हुआ है कोई अगर बर्तन यूटेंसिल अगर हॉर्न का बना है तो उसको क्लीन करने के लिए कभी भी हॉट वाटर और सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं करना है, तो ये ट्रू है। फोर्क ऑलवेज यूज न्यू वन एंड ड्राई टू अवॉइड रस्टिंग, तो ट्रू, फोर्क हमेशा नया यूज करना है। नाइफ ड्राई टू अवॉइड रस्टिंग, नाइफ ड्राई टू अवॉइड रस्टिंग, तो ट्रू। हॉर्न स्पैचुला शुड नॉट बी वॉश्ड विथ हॉट वाटर, इट मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट, सही है। अभी तुरंत जस्ट पढ़ रहे हैं कि हॉर्न स्पैचुला कभी भी हमें हॉट वाटर से वॉश नहीं करना है और उसको सोडियम कार्बोनेट से दूर रखना है। डिफिनेशन ऑफ सम टर्म, ठीक है,
तो आज हम लोग 76 तक अभी कर लिए हैं, टोटल 100 पे रुकेंगे हम लोग। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी is the science that deal with different aspect of drug. Pharmacokinetics, pharmacokinetics deal with role of drug in the body or how body handle the drug. Role of a drug in the body or how body handle the drug, यह है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? रोल ऑफ ड्रग इन द बॉडी और हाउ बॉडी हैंडल द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक मतलब होता है इंटरेक्शन of drug molecule and body, interaction of drug molecule and body. फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? इंटरेक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड बॉडी। फार्माकोजेनेटिक, जेनेटिकली मेडिएटेड वेरिएशन, जेनेटिकली मेडिएटेड वेरिएशन। फार्माकोगनोसी मतलब क्या होता है? फार्माकोगनोसी मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोगनोसी का मतलब होता है साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। पोस्टोलॉजी होता है, पोस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डोज एंड डॉक्ट्राइन ऑफ डोज, स्टडी ऑफ डोज एंड डॉक्ट्राइन ऑफ डोज। फार्माकोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग। फार्माकोपिया is the supreme authority book published by the authority या government of any country that deal with rule and regulation of standardizing of drug substance। ये हो जाएगा, ठीक है। It is a standard book containing list of drug and medicine with information about source, habit, description, collection, identification of drug and also provide direction for prescription, compounding and standardizing। ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। The word pharmacopoeia is derived from the pharmacon। फार्माकोपिया जो वर्ड है वो आया है फार्माकोन से, जिसका मतलब होता है ड्रग। अब पोइज का मतलब होता है टू मेक, पोइज का मतलब होता है टू मेक, और फार्माकोपिया जो है ग्रीक वर्ड है, तो ये ट्रू है। फादर ऑफ फार्माकोपिया हम लोग कहते हैं वैलेरियस कोर्डस को।
तो यहीं पे और देख लेते हैं फादर कौन कौन फादर हैं। फादर ऑफ फार्माकोपिया वैलेरियस पोर्डस और फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं पारासेलस को, पारासेलस। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया कहते हैं हनीमैन जी को, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया कौन है? तो हनीमैन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया कौन है? तो हनीमैन है। वैलेरियस पोर्डस को क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ फार्माकोपिया, फादर ऑफ फार्माकोपिया। डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम पॉलीग्लुटा, डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम was first homeopathic pharmacopoeia। डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम जो है सो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया था और इसको पब्लिश किए थे कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी ने। कहाँ पे किए थे? लिप्जिग, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है लिप्जिग, वहाँ पे। ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन जो है 1870 में आया, लेकिन और इसको पब्लिश कौन किया? ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया को पब्लिश किया था ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी, ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी। और इसका सेकेंड वॉल्यूम जो है वो सेकेंड वॉल्यूम आया था होम्योपैथिक, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया का सेकेंड वॉल्यूम आया था 1876 में आया था सेकेंड, और 1882 में आया था थर्ड वॉल्यूम। तो हम कंपेयर कर ले, देखिए 1870 में कौन था? फर्स्ट वॉल्यूम। प्रत्येक 6 साल के अंतर पे फर्स्ट वॉल्यूम आया पहले, फिर सेकेंड वॉल्यूम, फिर थर्ड वॉल्यूम, मतलब 6 साल के गैप पे प्रत्येक वॉल्यूम आते गया। The first edition of British Homeopathic Pharmacopoeia was published in 1870 by the British Homeopathic Society of London, तो ट्रू है। United States Homeopathic Pharmacopoeia was published by United States Homeopathic Pharmacopoeia। तो इसको पब्लिश कौन किए थे? तो इसको पब्लिश किए थे ओटिस क्लैर्क एंड सन। कब किए थे? 1897 में, ठीक है, 1897 में। इस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, ठीक है, 93 क्वेश्चन में ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट कंसिस्ट ऑफ, मतलब रॉन्ग नहीं कर सकते, इसका आंसर हमको पता नहीं है। इट वाज पब्लिश्ड बाय एम भट्टाचार्य एंड को। तो कौन से फार्माकोपिया को पब्लिश किए थे? एम भट्टाचार्य एंड को। तो फार्मास्यूटिकल मैनुअल, तो फार्मास्यूटिकल मैनुअल जो आया था 1893 में। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन था 700
744 था, ठीक है। 744 था फार्मास्यूटिकल मैनुअल में। और 510 जो था ना, 510 था BHP में था, ये था BHP, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया में। तो इसी दोनों में से कोई एक हो सकता है, C या D हो सकता है, ये हमें याद नहीं। फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लोट का, फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लोटिका। तो पॉलीग्लोटिका को वॉन विल्मर स्वाबे ने पब्लिश किए थे। कब किए थे? तो 1872 में किए थे। पॉलीग्लोटिका को कौन पब्लिश किए थे? वॉन विल्मर स्वाबे। इट कंटेन 1810 ड्रग। सेकेंड एंड थर्ड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1876 और 82, ठीक है। तो 1810 जो था वो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया में था। यह है BHP का बात है। Homeopathic Pharmacopoeia of India (HPI) is the official book of standard of homeopathic medicine in the term of Schedule of Drug and Cosmetic Act सेकेंड में, ठीक है। शेड्यूल सेकेंड में डाला गया था इसको। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल नंबर सेकेंड में डाला गया था HPI को। HPI committee was constituted by the government of India सितंबर 1962। HPI कम्युनिटी जो है सितंबर 1962 में बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। डॉक्टर बी के सरकार वाज द चेयरमैन ऑफ द HPI कम्युनिटी। सही है, BK सरकार को ही चेयरमैन बनाया गया था HPI की कम्युनिटी के। लास्ट क्वेश्चन है, सो फार 10 वॉल्यूम ऑफ HPI हैव बीन पब्लिश्ड। अभी तक HPI के कितने वॉल्यूम पब्लिश किया गया? तो 10, तो सही है, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने फार्मेसी के टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और नेक्स्ट 100 क्वेश्चन को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। मैनिया मतलब होता है एबनॉर्मल टेंडेंसी फॉर टेकिंग ड्रग, और फिलिया मतलब होता है सेल्फ ड्रग। और फार्माकोसाइकोसिस होता है एक साइकोसिस, फार्माकोसाइकोसिस। इस सब के आगे इधर फार्माको ऐड कर दीजिएगा। तो फार्माकोसाइकोसिस ए मेंटल डिजीज ड्यू टू अल्कोहल ड्रग, ए मेंटल डिजीज ड्यू टू अल्कोहल ड्रग। फार्माकोफोबिया, फोबिया, फार्माकोफोबिया का मतलब होता है ड्रेड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन से डरेगा। मॉर्बिड ड्रेड, मॉर्बिड ड्रेड ऑफ मेडिसिन। फार्माकोनोमी, फार्माकोनोमी का मतलब रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोपोलैक्सी का मतलब होता है पोलैक्सी, फार्माकोपोलैक्सी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ ड्रग। देखिए पोलैक्सी में डबल एल है तो रिपीटिशन हो गया। फार्माकोपायरेक्सी मतलब होता है, फार्माकोपायरेक्सी है
पैरेक्सी, फार्मेकोपैरेक्सी, RAXY। फार्मेकोपैरेक्सी मतलब होता है आर्ट, आर्ट और साइंस, आर्ट और साइंस बाय विच क्रूड ड्रग substance are converted into real medicine. Drug substance are converted into real medicine. Real medicine, ठीक है। और एक लास्ट है फार्मेकोपोलिस्ट, फार्मेकोपोलिस्ट, फार्मेकोपोलिस्ट मतलब होता है डीलर इन ड्रग,